तो क्या कश्मीर की जो हवा है वो बदल रही है? क्या वहां बॉयकॉट के दिन अब खत्म हो रहे हैं और वोट पर भरोसा जो है लोगों का वो लौट रहा है? ये सवाल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हो रहे इस चुनाव में लोगों की भागीदारी को देखकर ही नहीं पूछा जा रहा। वहां अब लोग विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। वहां पर चल रही सियासी हलचल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं। यह दौरा बेहद अहम है। अमित शाह 2 दिन के दौरे में अलग अलग सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। लेकिन कश्मीर में एक और बात हुई जो काफी अहम है। जमात-ए-इस्लामी ने कहा है कि अमित शाह के दौरे से पहले केंद्र के साथ बातचीत जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी जमात पर लगे प्रतिबंध हटाकर उनकी चुनाव में भागीदारी तय करने की वकालत की है। हालांकि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि श्रीनगर में हुआ मतदान बीजेपी के खिलाफ है, मगर ये वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत होने की सूचना है। इस बार श्रीनगर में 38.49% मतदान हुआ और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब पीओके में प्रदर्शनों का एक सिलसिला जारी है। आपको ये भी बता दें, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही। मैंने तो कल ही इस बात की मांग की कि जमात इस्लामी पे बैन उठा दिया जाना चाहिए और आने वाले जो असेंबली इंतखाबात हैं उनमें जमात इस्लामी उतरे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अभी तक तो बीच बीच में हम ये सुन रहे थे मुख्तलिफ इलेक्शनों में कि कहीं ना कहीं वो अलग अलग उम्मीदवारों की मदद करने की बात कर रहे थे। अब उनका अपना उम्मीदवार होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जहाँ तक होम मिनिस्टर के आने की बात है, आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहाँ उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, जहाँ वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ कैंपेन छोड़ के 2 दिन के लिए होम मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं? शायद ये इस बात का नतीजा है कि वो जान गए हैं कि श्रीनगर की सीट जो है वो आगा रुहुल्लाह साहब जीत गए हैं। अब वो किसी न किसी जो है इस कोशिश में लगे रहेंगे कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो किस तरह नुकसान पहुंचा पाएंगे। शूरा हमारे साथ है, हमारे पीछे है। शूरा ने फैसला कर लिया है और हम जमात को बहाल कराना चाहते हैं। ये जमात एक आइडियोलॉजी का नाम है। तो इस बार क्यों वोट डाला? मैंने कहा ना कि अब हम जमहूरी अमल में आगे जाना चाहते हैं, इसलिए वोट डाले बगैर कहाँ जा सकते हैं। जमात इस्लामी बैन है पिछले 2019 से, तो आप चाहते हैं कि वो बैन उठ जाए? हाँ, उसी के लिए बात करते हैं मरकज से। तो कश्मीर में ये सब चुनावी जो गतिविधि चल रही है, सियासी गतिविधि चल रही है, उसके क्या मायने निकाले जाएं? जो उमर अब्दुल्ला सवाल पूछ रहे थे कि वहां पर बीजेपी चुनाव तो लड़ नहीं रही है और अपने पूरे राजनीतिक कार्यक्रम को छोड़कर, जो कैंपेन को छोड़कर गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं, इसके क्या मायने लगाए जाएं? सैयद जुनैद हाशमी साहब हम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत हमें समय देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से कश्मीर की जनता जो है वो, खास तौर से वैली की जनता, किस तरीके से इस चुनावों को देख रही है? क्या ये उनको उम्मीद की एक किरण के तौर पर देख रहे हैं? लोगों को लग रहा है कि जल्दी वहां पर असेंबली इलेक्शंस भी होंगे? 370 के बाद ये पहला चुनाव है, किस तरीके से जनता इसको देख रही है? देखिए, जहां तक जनता का ताल्लुक है, 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया, उसके अमेंड करने के फौरन बाद एक बात चल पड़ी थी कि शायद मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स के लिए अब घाटी में राजनीति करना संभव नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। और उसके बीच में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स के बयान भी आए। कुछ लोगों ने कहा तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, बाकी लोगों ने कहा लोगों के बीच में जाना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने इस पर लेख भी लिखे और अपने लेखों में इस बात का उल्लेख किया कि अब घाटी के अंदर बहुत गुस्सा है, आतिशफिशा है, किसी भी समय ये वोल्केनो फट सकता है और भी कई चीजें घाटी के बारे में कही गई। लेकिन आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व 2 बातें देख रहा है। पहली बात तो ये कि जिस पैमाने पर राजनीतिक गतिविधियां इस वक्त घाटी में हो रही हैं, वो साफ तौर पर ये दर्शाती हैं कि घाटी के लोग इस वक्त चाहते हैं कि पहले तो लोकसभा के चुनाव में उन्होंने हिस्सा बढ़ चढ़ कर लिया है,
36% या 37% मतदान श्रीनगर में हो सकता है कईयों को लगे कि जी बहुत कम है, लेकिन घाटी की राजनीति को समझते हुए हम जानते हैं कि ये कितना बड़ा मत प्रतिशत है। दूसरा, लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया और आपने शायद कहीं से, न नेशनल कॉन्फ्रेंस से, न पीडीपी से, क्योंकि ये विपक्षी दल हैं, न बीजेपी से जो सत्ता में है, न कांग्रेस से, किसी भी दल से आपने पहली बार नहीं सुना जम्मू कश्मीर में कोई आरोप लगा हो कि धांधली हुई, किसी जगह क्या कहते हैं मशीनें ठीक तरीके से नहीं चली, फला जगह पर रिगिंग हो गई या गुंडागर्दी हुई, कहीं पर किसी पार्टी ने जबरदस्ती वोट डलवाए, इस तरह के आरोप नहीं लगे। और अगर कहीं लगे भी, वो भी सोशल मीडिया पर सब लोगों ने देखा। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो 5 अगस्त 2019 को सरकार ने फैसला लिया था, उस फैसले के लेने के बाद वो जो हिम्मत उस वक्त केंद्र सरकार ने दिखाई थी, उसी का नतीजा है कि आज घाटी में अब जमात इस्लामी भी कह रही है कि आप जल्दी असेंबली के चुनाव कराएं, और अगर असेंबली के चुनाव कराएंगे संभवतः हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हाशमी साहब, ये जो अब गृह मंत्री का दौरा है कश्मीर का, उमर अब्दुल्ला भी ये सवाल उठा रहे थे, चुनाव तो लड़ नहीं रहे, बीजेपी एक भी सीट पर अपना उम्मीदवार वहां पर खड़ा नहीं करा है, तीनों सीटों पर जो कश्मीर की हैं। उस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? क्यों आपको लगता है कि इस वक्त उनको जरूरत पड़ गई इस दौरे की? देखिए, जहां तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ताल्लुक है, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो गृह मंत्री भी हैं देश के। और दो चीजें महत्वपूर्ण इस समय हो रही हैं। एक तो पाकिस्तान की कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो कुछ इस समय चल रहा है, जो घट रहा है वहां पर, और दूसरा ये कि घाटी में पहली बार श्रीनगर में इतना बड़ा मत प्रतिशत है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी मिलने से पहले उन लोगों ने ये वादा किया था कि भाई जिस समय भी चुनाव होंगे, हमें जहां भारतीय जनता पार्टी कहेगी हम वहां वोट डालेंगे। ठीक है जी। अब इस समय आप पीपुल्स कॉन्फ्रेंस बारामूला लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो बारामूला लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें पहाड़ी कबीला के लोग रहते हैं, जिन्हें एसटी मिला है। ठीक, तो वो दूसरा एक साफ संदेश पूरे देश में जो राजनीति हो रही है उससे अलग हम जम्मू कश्मीर को नहीं देखते हैं। हम बिल्कुल इसको भी, जम्मू कश्मीर को भी बाकी राज्यों की तरह और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जो आपने बात कही कि कहीं ना कहीं जो एक आरोप लगता आया है सज्जाद लोन और उनकी पार्टी के ऊपर कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं, तो क्या ये मायने निकाले जाए कि कहीं ना कहीं उनके चांसेस को बोल्स्टर करने के लिए, मदद करने के लिए गृह मंत्री वहां पहुंचे? आपको ये समझना होगा अंकित जी पहले कि इस समय भारतीय जनता पार्टी घाटी के अंदर इस समय ऐसा दल नहीं है जिस दल को आप कहेंगे भाई इनको तो वोट डालने वाला कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं है। पहाड़ी कबीला के लोगों ने जो कहा है कि हम बीजेपी, और यहां तक पहली बार हुआ कि 90% जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान रहते हैं, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप मानेंगे वहां बीजेपी से लोग इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने अपना प्रत्याशी वहां पर खड़ा नहीं किया। और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी ये साफ किया है कि हमें अभी कमल घाटी में खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो घाटी के भी दल हैं, जैसे सैयद अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, पहली बार हम घाटी में किसी दल को देख रहे हैं जो खुलेआम आकर ये कह रहे हैं कि 4 जून के बाद हम तो एनडीए का हिस्सा होंगे। ये चीजें पहले घाटी में देखने को नहीं मिलती थी। या होता ये था कि आप भाजपा के साथ जाते जरूर थे, लेकिन चुनाव जीतने से पहले आप कहते थे कि हम भाजपा को रोकेंगे, जो इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कह रही है। तो इसलिए जैसे आपने मुझसे पूछा, तो साफ तौर पर यह कि बीजेपी का डेफिनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस सारे राजनीतिक घटनाक्रम में जम्मू कश्मीर में। उसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री आज जम्मू कश्मीर में, और इसके अलावा और भी कई चीजें जम्मू कश्मीर में से मैंने आपको कहा पीओजेके की जो इस समय। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी एक्सपर्टीज हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर अहम राज्य है, उसमें चुनाव हो रहे हैं, पहली बार चुनाव हो रहे हैं आर्टिकल 370 हटाने के बाद, और इसके नतीजे बहुत अहम संदेश जरूर देंगे। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन पूर्वांचल की। आज इस क्षेत्र में उनकी कई रैलियां हैं। एक हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई। आजमगढ़ और जौनपुर की रैलियों में उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीए और की बात की, कहा 370 खत्म करने की याद दिलाई और दावा किया कि कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं कर पाएगा। भाई और बहनों, आखिर दुनिया को ये कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम
शुरू हो गया, आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, पांचवें चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला, लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं सीएए 370 वर्सेस संविधान को हटा देंगे की लड़ाई बन चुकी है इंडिया गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। देखिए, प्रधानमंत्री अब मिशन पूर्वांचल पर पहुंचे हैं और राजनीति में मुद्दे जिस तरह से बनाए जाते हैं वो सब कुछ अब देखने को मिल रहा है। एक नैरेटिव सेट किया गया कि अब की बार 400 पार। वो नैरेटिव जब विपक्ष के पास आया तो विपक्ष ने कहा 400 पार इसलिए कि साहब संविधान बदलना है। अब इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के नब्ज जानते हैं कि सीएए को लेकर के किस तरह का संदेश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का तरीका है उसमें सीएए एक ऐसा मुद्दा है जिससे वो अपने वोटर को केटर कर सकते हैं। और आज जिन 4 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जिसमें आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ और भदोही है, ये 4 सीटें नहीं बल्कि कम से कम 8 सीटें यहाँ से केटर होती हैं। आजमगढ़ के साथ लालगंज, इसी तरह जौनपुर के साथ मछली शहर, प्रतापगढ़ के साथ कौशाम्बी और भदोही के साथ मिर्ज़ापुर, ये 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर लोगों को प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की है। तो नागरिकता कानून का मुद्दा हो या फिर तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री ये बताना चाहते हैं कि सरकार उनकी आएगी। और लोगों से, अब चूंकि मिशन पूर्वांचल की बात है तो लोगों से भोजपुरी में भी संवाद करने की कोशिश की है। लोगों से ये कहा है कि जीत का आश्वासन चाहिए। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो इंडिया अलायंस है उनके दावे गलत हैं। तो इंडिया अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की इस बार कोशिश की है कि सरकार उनकी आ रही है या संविधान बदलने की कोशिश है, इस नैरेटिव को झुटलाने के लिए और बीजेपी का जो एजेंडा है वो लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री ने की है। और ये जो दौरा है, एक दिन में 4 रैली इस गर्मी में, ये करना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से पूर्वांचल में 2019 में बीजेपी जौनपुर, लालगंज, आजमगढ़, इसी तरह से घोसी, ये सारी जो सीटें हारी थी, उन सीटों पे फिर से इस बार हार का दोहराव ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल के दौरा शुरू किया है। अभी आज 4 रैली आज हुई है, फिर कल भी रैलियां होंगी और आने वाले जो चरण बचे हुए हैं 3, उनके लिए प्रधानमंत्री लगातार कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल के लोगों को ये संदेश दें। क्योंकि पूर्वांचल एक ऐसा इलाका है उत्तर प्रदेश का जिस इलाके में आबादी ज़्यादा है और जातियों का एक ऐसा जाल है जिसको कह लीजिए कि जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं। और इसी वजह से बीजेपी के यूपी में जो 4 सहयोगी हैं उसमें अगर आप लोकदल को छोड़ दें तो 3 सहयोगियों का प्रभाव पूर्वांचल में है। अपना दल वाराणसी के आसपास का इलाका है, वहाँ पर कुर्मी बहुल जो इलाका है उनको केटर करता है, और सुभाषपा और निषाद पार्टी में। तो प्रधानमंत्री मोदी अब मिशन पूर्वांचल पर और मिशन पूर्वांचल में लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तीसरी सरकार आएगी, तीसरी बार की, तो क्या क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और विपक्ष पर निशाना जाहिर करके सामने। रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रणवीर बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अब ये मिशन पूर्वांचल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए, लेकिन उत्तर प्रदेश के सारे समीकरण समझने के लिए आज रात को ब्रेक पे जाने से पहले आपको याद दिला दें, आज रात 8 बजे देखना मत भूलिएगा बैटल ग्राउंड, हमारा खास कार्यक्रम जिसमें उत्तर प्रदेश की नब्ज क्या है, कहां बीजेपी को नफा, कहां बीजेपी को नुकसान, 80 में से 80 का जो उनका नारा था वो कहां पहुंचा, इस पर चर्चा करेंगे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया देश के बड़े राजनीतिक पंडितों के साथ। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में हुई बदसलूकी के मामले में आज दिल्ली पुलिस की एक टीम उनके घर पर पहुंची। 3 बड़े अधिकारी इस टीम का हिस्सा थे। स्वाति माल का बयान दर्ज कराना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी। उसके बाद स्वाति मालीवाल खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी और कहा कि बाद में वो लिखित शिकायत देंगी।
इसी आधार पर दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी स्वाति मालीवाल के घर पर पहुंचे। ये अफसर स्वाति मालीवाल का पक्ष जानना चाहते थे और अगर वो लिखित शिकायत दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, अपना स्टेटमेंट जो है वो उनका रिकॉर्ड करना चाहते थे। क्या पूरी इस घटना पर आपको लगातार बता दें, राजनीति हो रही है। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। जिस दिन से ये घटना हुई है उस घटना के बाद से स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल दोनों ने ही इस पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद को लेकर जो बातचीत हुई, उस पर बदसलूकी हुई, उस पर संजय सिंह ने अपनी बात जरूर रखी। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। महिला आयोग ने अरविंद केजरीवाल के पीए बिप्लब कुमार को नोटिस जारी करके 17 मई को राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर में पेश होने को कहा है। तो इस पर आज जब अरविंद केजरीवाल से एक सवाल लखनऊ में पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस मामले पर कहा कि आम आदमी पार्टी इस पर अपनी कार्रवाई करेगी। छोटा सा ब्रेक। जाने से पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी बड़ा राज्य है, 80 सीटें लोकसभा की हैं, वहां पर क्या है माहौल, किसको बढ़त किसको नहीं, बीजेपी क्या 80 में से 80 कर पाएगी, इन सब विषयों पर चर्चा हमारे खास कार्यक्रम बैटल ग्राउंड में आज रात 8 बजे।